Good morning, students. Strength of material, lecture number 2. We will discuss about the topic of stresses in the composite bar. And in this topic, we have two different materials bar. Horizontal bar is called horizontal beam is called bar, and composite sections के लिए हम इसको लेंगे. तो a bar made up of two or more different material joined together is called composite bar. जब हम कोई भी एक बार को कंसिडर करते हैं हॉरिजॉन्टल बार, जैसे कि हॉरिजॉन्टल बीम को बार बोलते हैं, इस तरह से कोई भी हॉरिजॉन्टल बीम है ये इसको लेंगे. अब इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की दो बार लेंगे. यहाँ पर मान लो ये आपका ब्रास हो गया और ये स्टील हो गया. ठीक है, ये ब्रास हो गया और ये स्टील हो गया. तो यहाँ पर अपन इन दोनों जो बार लिए है इसको एक सिंगल यूनिट कंसिडर करके, और यदि आप चाहो तो इसको फिक्स्ड भी कर सकते हो दोनों तरफ से. दोनों तरफ से फिक्स कर सकते हो, इसको कम्प्लीटली फिक्स कर दो. इक्वल लेंथ की लेंगे या तो फिक्स करने के बाद भी इसके अंदर फिर कितना स्ट्रेस इंड्यूस होता है, इसमें जो स्ट्रेस लगेगा वो स्ट्रेस कितना इंड्यूस्ड होगा, स्ट्रेन क्या होगा, इसकी स्ट्रेन की क्या पोजीशन होगी, ये सब हम निकालेंगे. चेंज इन लेंथ, जो स्ट्रेन के लिए चेंज इन लेंथ होता है, और यदि स्ट्रेस जहाँ पर आपका यूज होता है वहाँ आप फोर्स कंसिडर करोगे, है ना, तो फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस होता है. तो इस तरह से हम इसका डेरिवेशन कर लेते हैं. डेरिवेशन के अंदर फर्स्ट कंडीशंस जो है वो क्या है इसकी, वो एक बार आप नोट डाउन कर लो. सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर लेते हैं कि कंपोजिट बार क्या है. तो सिंपल है, बार मेड अप ऑफ टू और मोर सेक्शंस. अ बार मेड अप ऑफ टू और मोर सेक्शन. मान लो कोई ये बार दी हुई है, ये बार ले लो, और टू और मोर सेक्शंस. हाँ, एक सेक्शन, एक बार ये ले लिया अपन ने साथ में यहाँ पर. ठीक है, तो a bar made up of two or more different materials की कोई बार दी हुई है, and joined together is called composite bar. इसको अपन को कंपोजिट बनाना है, तो डिफरेंट मटेरियल की दो बार लिए और इसको एक साथ आप यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, तो ये कंपोजिट बार के रूप में यहाँ पर निकल के आता है. इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे द एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द बार बीइंग इक्वल. एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द बार बीइंग इक्वल, द स्ट्रेन डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज आल्सो इक्वल. डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज आल्सो इक्वल. ये हम मान लेते हैं इसको कि ये आपके पास 1 बार है और ये सेकंड नंबर की बार है. ठीक है, टू डिफरेंट मटेरियल्स है, यहाँ पर कोई भी ले लेते हैं. ये फिक्स किया हुआ है ऊपर से, यहाँ पर ये इधर इतना, और यहाँ पर जो नीचे साइड है इसको भी यदि अपन यहाँ पर फिक्स कर दें, और जो लोड है वो P अप्लाई करें इस तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लोड P अप्लाई करें, तो जो एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन होगा आपका बार का वो क्या होगा, इक्वल होगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों तरफ फिक्स है. स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगी इसके अंदर. यदि फ्रीली फॉलिंग कर रही है तो यहाँ पर स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने दोनों तरफ से इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगी. और एक्सटेंशन होगा, कंट्रैक्शन होगा, तो कंट्रैक्शन में यहाँ पर स्ट्रेस लगेगी, और जो चेंज इन लेंथ है, डिफॉर्मेशन इसमें यहाँ पर होगा. सेकेंड पॉइंट है द टोटल एक्सटर्नल लोड ऑन द बार इज इक्वल टू सम ऑफ द लोड कैरिड बाय द डिफरेंट मटेरियल. टोटल लोड, तो यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं कि कोई कंपोजिट बार दी हुई है, P इक्वल टू टोटल लोड ऑन द बार. लिखो टोटल लोड ऑन द बार. टोटल लोड ऑन द बार. टोटल लोड ऑन द बार L आपकी होगी, लेंथ होगी इसकी, लेंथ ऑफ द बार. लेंथ ऑफ द बार. लेंथ ऑफ द बार. नेक्स्ट है एरिया ऑफ बार 1. एरिया A1 लिख लेते हैं हम इसका. एरिया ऑफ बार 1. एरिया ऑफ बार 1. ऐसे ही एरिया ऑफ बार 2, A2 के लिए एरिया ऑफ बार 2.
E1 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बार 1, E1 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बार 1, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बार 1 क्यों, और E2 हो जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बार 2। दोनों डिफरेंट मटेरियल है तो इनकी जो इलास्टिसिटी मॉडुलस है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसे बोलेंगे, E की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। उसके बाद P1 लोड शेयर्ड बाय द बार 1, टोटल लोड ये है, लेकिन P1 पर जो लोड है, P1 ने जो लोड शेयर किया है, भाई देखो ये डिफरेंट मटेरियल है, ये डिफरेंट मटेरियल, तो लोड तो इक्वल होने से रहा, लोड तो इक्वल होगा नहीं, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ दोनों की डिफरेंट स्ट्रेंथ होगी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों की डिफरेंट है, तो लोड भी अलग अलग होगा। तो P1 क्या है, P1 लोड शेयर्ड बाई बार 1, ठीक है। ऐसे ही P2 के लिए हो जाएगा लोड शेयर्ड बाय बार 2, लोड शेयर्ड बाय बार 2, ठीक है। अब हम आगे करते हैं इसको, टोटल लोड ऑन द बार, टोटल लोड ऑन द बार, टोटल लोड ऑन द बार, स्टेप बाय स्टेप करते चल जाओ उसको आराम से, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। टोटल लोड ऑन द बार, इस पर टोटल लोड कितना है, P इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है, P1 प्लस P2। तो P1 क्या है इसमें, तो स्ट्रेस इंड्यूस होगी इसके अंदर, सही है, स्ट्रेस सिग्मा 1 इक्वल टू P1 अपॉन A1, है ना, P1 अपॉन A1। यहाँ पर जब स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो गई तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा फिर, स्ट्रेन जाए 1 इक्वल टू, अपन ने ये निकाला हुआ है पहले, सिग्मा ऑफ 1 अपॉन E1, ठीक है, सिग्मा 1 अपॉन E1। अपन को भी चेंज इन लेंथ पता नहीं है ना, जो अपन को पैरामीटर्स दिए हुए हैं वो ही तो अपन इसमें कंसिडर करेंगे। अभी चेंज इन लेंथ निकालनी है, स्ट्रेंथ सिग्मा 1 अपॉन E1, यहाँ से सिग्मा 1 की वैल्यू आपको पता ही है, दिया हुआ है, सिग्मा 1 हो गया P1 अपॉन A1 और E1, ठीक है। ऐसे ही सिग्मा 2 के लिए कर सकते हो आप, P2 अपॉन A2, और यहाँ पर मैं J2 लिख देता हूँ डायरेक्ट, P2 अपॉन A2 E2, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। आगे लिखेंगे हम, बोथ द इलोंगेशन आर इक्वल। अब देखो इन दोनों में जो चेंजेज होंगे, डिफॉर्मेशन जो होगा वो इक्वली ही होगा, बिकॉज बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। तो इलोंगेशन जो होगा, चेंज इन लेंथ होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा, इलोंगेशंस आर इक्वल। तो लिखेंगे यहाँ पर बोथ इलोंगेशंस आर इक्वल, बोथ elongation आर इक्वल। अब इलोंगेशंस इक्वल हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू, स्ट्रेन की जो वैल्यू है, ये आर सम डिफॉर्मेशन आर इक्वल P1 अपॉन A1
एलोंगेशन मतलब चेंज इन लेंथ है ना। तो चेंज इन लेंथ तो अपन को कैलकुलेट करनी है ना, दोनों की लेंथ इक्वल है। तो एलोंगेशन के लिए यहाँ पर जो चेंज इन लेंथ होगा, जाई की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एल अपॉन एल होती है ना भाई। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, यदि मैं इसको वैल्यू को पुट करता हूँ इसमें, तो पी एल अपॉन ए ई इलोंगेशन डेल्टा एल इक्वल है ना, तो पी वन एल अपॉन ए वन ई वन, ये डेरिवेट किया हुआ है मैंने, लास्ट वीडियो में करवाया हुआ है, पी टू एल अपॉन ए टू ई टू। ठीक है, पी वन एल वन अपॉन ए वन ई वन, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से एल से एल कट जाएगा, पी वन अपॉन ए वन ई वन इक्वल टू पी टू अपॉन ए टू ई टू। इस तरह से ये वैल्यूज हमारे पास निकल के आती हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर हम इस डेरिवेशन को ब्रैकेट में डाल दो इसको, यहाँ से P2 की वैल्यू निकालेंगे या P1 की वैल्यू निकाल देंगे, है ना। P1 या P2 कुछ भी निकाल दो। तो P1 मल्टीप्लाई बाय P1 अपॉन A1 E1 और मल्टीप्लाई बाय A2 E2। अब क्या करेंगे इसका कि जो टोटल जो लोड है आपके पास वो क्या है, टोटल लोड है P इक्वल टू P1 प्लस P2, P1 प्लस P2, यहाँ पर P2 की वैल्यू पुट कर देंगे जस्ट। ठीक है, यहाँ पर P2 की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा फिर, P1 प्लस P1 अपॉन A1 E1 मल्टीप्लाई बाय A2 E2। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी, कॉमन ले लो P1 हम कॉमन लेंगे, 1 प्लस A2 E2 अपॉन A1 E1। ठीक है, इक्वल टू P। यहाँ से P1 की वैल्यू आ गई P अपॉन 1 प्लस A2 E2 अपॉन A1 E1। ठीक है, तो ये P1 की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है। इसको यदि मैं आगे सॉल्व करता हूँ ना, तो उसको आगे भी सॉल्व कर लो LCM लेके। तो P इंटू A1 E1 अपॉन A1 E1 प्लस A2 E2। तो इस तरह से यहाँ पर फाइनली P1 की वैल्यू निकल के आती है। एंड सिमिलरली P2 P इंटू A2 E2 अपॉन A1 प्लस E2। ठीक है, P1 प्लस P2 की वैल्यूज यहाँ पर इस तरह से निकल के फाइनली आ जाती है। ठीक है, फ्रॉम दिस इक्वेशन, नोट डाउन कर लिए, यहां से इस इक्वेशन से वापस से इस इक्वेशन को हम नोट डाउन करेंगे जो दी हुई है। फ्रॉम दिस इक्वेशन P1 अपॉन A1 E1 इक्वल टू P2 अपॉन A2 E2, यहाँ से निकल के आता है सिग्मा 1 अपॉन E1। कैसे आएगा, P1 अपॉन A1 क्या होता है, सिग्मा 1 होता है ना, इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन E2। सिग्मा 2 अपॉन E2, यहाँ से सिग्मा 1 की वैल्यू आ गई, ये रिलेशन निकल के आता है आपका सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन E2 मल्टीप्लाई बाय
E1, ठीक है। और फाइनल सिग्मा टू के लिए भी कर दीजिए आप। इस तरह से स्ट्रेसेस इन बार ऑफ कंपोजिट सेक्शंस के लिए स्ट्रेस निकल के आ गई यहाँ पर, लोड निकल के आ गया यहाँ पर, दोनों चीज़ यहाँ पर निकल के आ चुकी है। तो ये डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका थर्मल स्ट्रेसेस इन ए सिंपल बार। थर्मल स्ट्रेसेस है ना, सिंपल बार। थर्मल स्ट्रेसेस, देखो भाई थर्मल स्ट्रेस क्या होता है। इफ द बॉडी इज अलाउड टू एक्सपेंड और कंट्रैक्ट फ्रीली विद द राइज ऑफ और फॉल ऑफ द टेम्परेचर, द नो स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड इन द बॉडी। यहाँ पर ये बात क्या है कि थर्मल स्ट्रेस में हमारी कोई ये कोई बार है, मान लो ये कोई बार दी हुई है, और यहाँ से कोई फिक्स कर देते हैं, लेकिन ये एक एंड फ्री है आपका, इजीली फ्री है, और हम इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, देयर आर सम डिग्री टेम्परेचर। तो क्या होगा कि ये फ्रीली एक्सपेंड हो रखा है, फ्रीली इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है। यदि नॉर्मल टेम्परेचर से यदि आप और कम करोगे तो कंट्रैक्ट भी होता है मटेरियल, और टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो ये एक्सपेंड भी होगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि थर्मल स्ट्रेस में इफ द बॉडी इज अलाउड टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली विथ राइज और फॉल ऑफ द टेम्परेचर, नो स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड इन द बॉडी। अब देखो यहाँ फ्रीली फॉल हो रखा है, फ्रीली राइज हो रखा है, फ्रीली राइज या फिर फ्रीली इसका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, फॉल होगा। यदि फ्रीली है, यहाँ पर कोई भी एंड्स पॉइंट्स पर कोई भी किसी तरीके कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लगा हुआ है, या कोई फिक्स्ड नहीं है कोई मटेरियल, कोई कंपोजिट बार या कोई बार कोई फिक्स्ड नहीं है, तो क्या होगा आपका यहाँ पर कोई स्ट्रेस इंड्यूस्ड नहीं होगा। स्ट्रेस इंड्यूस्ड नहीं होगा। स्ट्रेस कब इंड्यूस्ड होगा? जब इफ द डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी इज प्रिवेंटेड, सम स्ट्रेस आर इंड्यूस्ड इन द बॉडी। जब हम दोनों तरफ से कहीं ना कहीं इसके अंदर फ्री हैंड्स पर अपन इसको फिक्स कर देंगे, तो क्या होगा यहाँ पर ये कंट्रैक्ट होगा, कंट्रैक्ट होने के लिए फिर इसको स्ट्रेस में इंड्यूस्ड होगी। तो ये थर्मल स्ट्रेस है। थर्मल स्ट्रेस सिंपल बार में किस काम में क्या यूज है इसका? देयर आर सम यूजेज इन द थर्मल स्ट्रेसेस इन द सिंपल बार। द कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन ड्यू टू चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ assumptions दैट बार इज फ्री टू एक्सपेंड और कंट्रैक्ट। पहला है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन। सेकेंड पॉइंट है कैलकुलेट द लोड रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द डिफॉर्म्ड बार टू द ओरिजिनल लेंथ। और थर्ड पॉइंट है इसका कि कैलकुलेट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ इन द बार कॉज्ड बाय दिस लोड। तो तीनों चीज़ है हमारे पास यहाँ पर। पहला तो हम इसका डिफॉर्मेशन को लेके बात कर रहे हैं, और दूसरा कर रहे हैं लोड को लेके बात कर रहे हैं। लोड कैलकुलेट कर पाते हैं हम थर्मल स्ट्रेस से। इसका जो फाइंड आउट कर रहे हैं हम, इसके एप्लीकेशंस है, यूजेज वगैरह हैं, इससे क्या हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। और थर्ड वन इज कैलकुलेट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेस इन द बार। ये तो है ही है, स्ट्रेस में पढ़ रहे हैं तो इससे निकलेंगे ही। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि थर्मल स्ट्रेसेस इन ए सिंपल बार। यहाँ पे लिख दो टॉपिक, थर्मल स्ट्रेसेस इन अ सिंपल बार। थर्मल स्ट्रेसेस इन ए सिंपल बार, इसमें लिखिए आप
L इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी, मान लो कोई आपने बार ले ली, उसकी वैल्यू है ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है T, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, स्मॉल t लेते हैं हम इसके अंदर, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। और एक पॉइंट और लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, अल्फा लेंगे COEFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, ये तीनों चीज़ लेके चलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और लिखा देता हूँ कि जो स्टील है ना, स्टील के लिए अल्फ़ा की वैल्यू, स्टील के लिए अल्फ़ा की वैल्यू लिख लीजिए। वैसे तो दिया हुआ होगा पेपर के अंदर, लेकिन कंपटीशन एग्जाम से 11.5 टू 11.5 इंटू 10⁻⁻6 टू 13 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये अल्फ़ा की वैल्यू है यहाँ पर, है ना, अल्फ़ा फॉर स्टील, अल्फ़ा स्टील के लिए है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। बाकी रॉट आयरन के लिए भी है, एल्युमिनियम के लिए भी दिया हुआ है, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, इन सब का लीनियर, कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज का तीनों का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो आपका इक्वल रहेगा, वेरी करेगा 17 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻6। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एक तरीके से आपका जो बार है, जो उसका एक्सपेंड हो रखी है, एक्सपेंशन हो रखा है, तो ये इसका कोफिशिएंट है अल्फ़ा। द इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं यहाँ पर, तो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, और जो लेंथ में इंक्रीमेंट होगा वो क्या होगा, वो लिखेंगे हम यहाँ पर, पॉइंट लिख लो, इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर डेल्टा L इक्वल टू L इंटू अल्फ़ा इंटू टी, L इंटू अल्फ़ा इंटू टी, ठीक है। ये हो गया। आपको पता ही है डिफॉर्मेशन जो होगा वो डेल्टा L अपॉन L होता है, डेल्टा L की वैल्यू L इंटू अल्फ़ा इंटू टी अपॉन L करेंगे, तो यहाँ पर जो चेंज इन लेंथ है या डिफॉर्मेशन है जाए, वो हो जाएगा अल्फ़ा टी के इक्वलेंट, इक्वल अल्फ़ा कोफिशिएंट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। और जब हम स्ट्रेस की बात करें यहाँ पर, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला बन जाएगा, क्या होगा, जाए इंटू ई, और जाए की वैल्यू हो गई अल्फ़ा टी और ई, ये आपका स्ट्रेस यहाँ पर निकल के आता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये थर्मल स्ट्रेस का सिंपल बार में आपका थर्मल स्ट्रेस का डेरिवेशन हुआ। नेक्स्ट टाइम अपन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।